अनुराग ठाकुर ऊपर चढ़ जाते थे, जो बैरिकेटिंग लगी होती थी, और युवाओं का प्रतिनिधित्व आगे बढ़कर करते थे। बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। और जब यहां आप देख रहे हैं गुजरात की धरती पर, हिमाचल में अभी अभी चुनाव हुआ है, उस पर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन यहां आपको कौन दिख रहा है? बीजेपी की टक्कर किससे है? केम छो? आज जब मैं गुजरात की सड़कों पर जाता हूं, तो जिससे पहले कि मैं पूछूं कि केम छो, वहां से आगे से आवाज आती भाजपा राजमा, गुजरात मजामा। तो गुजरात मजे में है, भारतीय जनता पार्टी के राज में। गुजरात विकास करता है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और मैं धन्यवाद देता हूं गुजरात की जनता को, जिन्होंने 30 वर्ष इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कमल के फूल का बटन दबाया। और ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ी गंभीरता के साथ इस बात, क्योंकि आपने पूछा मुकाबला किससे है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से कि पहले से कितनी ज़्यादा सीटें जीतनी है। मुकाबला उसका है, क्योंकि जनता विकास पर मोहर लगा रही है। भाजपा की पहचान सुशासन, विकास और गरीब कल्याण। और अगर आप तीनों ही पर देखेंगे, सुशासन की बात करें तो गुजरात मॉडल को आज देश भर में माना जाता है। ये गुजरात ने एक ऐसा अवसर दिया कि आज देश कहता है कि विकास होता क्या, तो गुजरात की ओर देखो। तो हर नागरिक को ऐसा लगता होगा कि अपना गुजरात। जब मोदी जी ने आज से लगभग 20 साल पहले बिजली पर अपना काम शुरू किया था, तो आज देश उसका उदाहरण देता कि मोदी जी ने उस समय वो काम किया। उस समय बड़ा कड़ा निर्णय लगता होगा, लेकिन गुजरात उससे आगे बढ़ा। तो लड़ाई जहाँ तक मैं देखता हूँ, मुझे तो कांग्रेस से दिखती है, क्योंकि कांग्रेस वर्षों से यहाँ पर विपक्ष के रूप में भी काम कर रही है। एक और नया राजनीतिक दल आया है। वो पिछले चुनावों में जब मैं उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी था चुनाव का, तब वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल जी आए थे, और उन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की कि उत्तराखंड तो जीतेंगे, कहते उत्तर प्रदेश भी अच्छा करेंगे। आप सब युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े वायदे करने वाली आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जीतना तो दूर की बात, खाता खुलना तो दूर की बात, सब पर जमानत जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है। उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्य में कहते थे हम सरकार बनाएंगे, वहाँ पे भी इनकी यही हालत है, वहाँ पे भी खाता नहीं खुल पाया। और जहाँ पे दिल्ली में खाता खुला था, वहाँ के इनके एक मंत्री हैं, आजकल काफ़ी टीवी पे दिखते होंगे आपको, कहने के लिए तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन मसाज जेल में करवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर कहते थे मैं दिल्ली को सिंगापुर और लंदन जैसा बना दूंगा। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि लंदन की जेलों में ऐसी मसाज करवाई जाती है? देखिए, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, और वो जेल मंत्री भी है, क्या मैं यहाँ के लोगों से, गुजरात के लोगों से पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप कोई ऐसी सरकार चाहते हो जहाँ पे भ्रष्टाचार करके मंत्री 6 महीने से जेल में हो, और इतनी बेशर्म सरकार अरविंद केजरीवाल जी की हो कि उसका इस्तीफा भी नहीं लिया जाता? जेल मंत्री जेल में ही है, तो सारे जेल वाले उसकी सेवा करने में लगे हैं। ये शायद आज़ाद भारत में इतनी बेशर्म सरकार किसी ने पहली बार देखी। मैं बेशर्म बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ जी, क्योंकि जनता के सामने, लोकतंत्र में जिसने आपको चुना है, आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति। दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पकड़ा जाता है, मुख्य आरोपी बनते हैं। तो क्या गुजरात की जनता ऐसे लोगों को पसंद करेगी? नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मुकाबला दिखता है, जो अगर थोड़ा बहुत है। लेकिन अनुराग जी, आपने कहा कि पहले चरण, आपने 3 चरणों में उत्तर दिया। पहला तो ये कि आपने कहा कि मुकाबला अपने आप से है, बीजेपी से है, और परफॉर्मेंस बेहतर करना है। पहला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि मुकाबला, पिछली बार भी यही कह रहे थे कि हम बढ़ाएंगे आगे, नए टारगेट सेट करती है। केंद्र में कहा जाता है कि अब की बार 300 पार, 350 पार नए का। क्या गुजरात में पिछली बार जो नारे गढ़े गए और मुश्किल एक तरह से आई थी बीजेपी के सामने? पिछला चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा था कांग्रेस ने।
इस बार आपको वो नहीं दिखता है क्या? निश्चित तौर पर पिछला चुनाव कोई भी पत्रकार अगर ज़मीन पे गया होगा उसको साफ पता चला होगा। पिछली बार बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो उसमें कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रभावी थे। इस बार वो कौन है, उनको एड्रेस किया गया। इसी तरह से इस बार जो सरकार में, आप तो देखिए कांग्रेस का कैंपेन उठा कहाँ पे, कांग्रेस है कहाँ पे? क्या किसी ने राहुल गांधी जी को हिमाचल का पूरा चुनाव निकल गया 30 दिन, क्या एक दिन भी देखा? हिमाचल में चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी जी कहीं और पैदल चल रहे थे। गुजरात में चुनाव चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ कौन चल रहा है? जो नर्मदा बांध को रुकवाना चाहते थे, जो गुजरात की तरक्की को रुकवाना चाहते थे, वो लोग राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते थे। वो राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में पोस्टर चिपकाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, यानी कि भारत का नामो निशान मिटाने वाले राहुल गांधी जी के साथ पैदल चलते हैं। क्या आपको लगता है महात्मा गांधी की ये धरती, सरदार पटेल की ये धरती, दयानंद सरस्वती जी की ये धरती, नरेंद्र मोदी जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिस धरती से आते हैं, क्या कभी टुकड़े टुकड़े ज्ञान को स्वीकार करेगी? क्या देश के नामो निशान मिटाने वालों को कभी स्वीकार करेगी? अरे गुजरात, मुझे तो आज भी याद है, मैं दूसरी बार का सांसद बना 2009 में। 2010 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। मैं अपना इंडिया फर्स्ट का सबसे पहला प्रोग्राम करने गुजरात आया। यहाँ के युवाओं में कश्मीर को लेकर इतनी जागरूकता थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के समय सेना के जवानों पर कश्मीर में पथराव हो रहा था। 2000 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए। कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की बात की जाती थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को बदलाव करने की बात की जाती थी। लेकिन यहाँ से उस समय प्रदीप सिंह वघेला हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, हरसंघवी महामंत्री थे। तो हम सब ने मिलकर तय किया कि हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालेंगे। कलकत्ता से कश्मीर की मैंने यात्रा की। आपको जान के प्रसन्नता होगी, लाल चौक पर हमने तिरंगा झंडा फहराना था। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस के हजारों लोगों को जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लगा दिया कि हम अंदर ना जा पाए। कश्मीर के लाल चौक पर कम से कम रोज के 2000 सैनिक रहते थे कि कोई आए ना, सब होटल के लोगों को चेक किया जाता था। लेकिन गुजरात के ही हर्ष संघवी और प्रदीप सिंह वघेला और हमारे बाकी कार्यकर्ता 7 दिन पहले लाल चौक के सामने होटल में जाके रुके। रोज उनका कमरा चेक होता था कि कहीं तिरंगा झंडा तो नहीं है। अपने देश में चेक होता था तिरंगा झंडा तो नहीं है। लेकिन आप इनकी हिम्मत देखिए, 26 जनवरी को तिरंगा झंडा निकाला भी और लाल चौक पर जाकर गुजरात के लोगों ने फहराया। ये है गुजरात। इसीलिए मैं कहता हूँ महात्मा गांधी जी से लेकर सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। नेहरू जी की एक गलती कि कश्मीर को 370-35 से विशेष राज्य का दर्जा दिया, लेकिन जब फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, गृह मंत्री अमित शाह जी बने, धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। अब आप कभी भी लाल चौक पर जाएंगे। लेकिन गुजरात के लोगों के बीच जाइए तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने का मुद्दा उनके जहन में है, अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा उनके जहन में है, लोगों से बात कीजिए तो। लेकिन जो मूल जरूरतें हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये भी तो असर डाल रहे हैं। ये इंपैक्ट नहीं दिखता क्या आपको? धन्यवाद, आपने विषय उठाया। दुनिया भर के देशों में, क्योंकि आप तो सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान तक भी पिछले 40 साल की इन्फ्लेशन देखिए, महंगाई दर देखिए, वहाँ पे एक स्थिरता रहती थी कि इतना ही दाम रहेगा या कम ही होता था, बढ़ता ही कभी नहीं थी। 3-3 गुना ज़्यादा इन्फ्लेशन दुनिया भर के देशों में देखने को मिलती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसने एक और तो 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक अनाज मुफ्त में देने का काम किया, 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया, महामारी और भूखमरी से जान बचाने का काम किया। तो वहीं पर दुनिया के मुकाबले में महंगाई दर को कम रखने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय जब दुनिया में कहीं युद्ध नहीं था, कहीं कोविड की महामारी नहीं थी, तब भी 13 से 14% इन्फ्लेशन थी। आज 7% इन्फ्लेशन है। और दुनिया भर के देशों के मुकाबले वर्ल्ड बैंक, IMF सब ने कहा कि भारत ने कोविड प्रबंधन भी शानदार किया और मोदी जी के नेतृत्व में
दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी के साथ 7.2% से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो दुनिया में हमारा भारत बन गया है। और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों को, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर फिर हमारा हिंदुस्तान बना है। दुनिया में बड़ी उपलब्धि है जी। कोविड के समय हुआ, जहां दुनिया स्ट्रगल कर रही है, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, 27,000 भारत के छात्र फंस गए, लेकिन मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा चलाया और ऑपरेशन गंगा में उन बम धमाकों के बीच में से बगैर खरोंच लगे 27,000 बच्चों को हिंदुस्तान वापस लेकर आई, तो मोदी जी की सरकार वापस लेकर आई। ये आसान काम नहीं है। और आज मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, इन सब की उम्र मुझे लगता है किसी की 19 साल से लेकर 24 साल के बीच में सबकी उम्र होगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा जी। इन लोगों ने 2000 से पहले की यहाँ पे गुजरात को नहीं देखा, क्योंकि पिछले 20-22 सालों में तो यहाँ पे कोई दंगा हुआ नहीं। लेकिन आपको घर जाके अपने दादी से, माता पिता से पूछना चाहिए कि गुजरात का कौन सा ऐसा एक साल जाता था जब यहाँ पे दंगा नहीं होता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 1998 में जहाँ पे मेरा अपना गांव है हिमाचल के हमीरपुर के समीरपुर में जी, उससे थोड़ी दूरी पे भी मैं 15-15 किलोमीटर पैदल चल के अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता था। हमारी भाजपा की सरकार बनी तो हमने वहाँ पे भी सड़कें बना दी। अब जब मैं जाता हूँ तो आज की युवा पीढ़ी को लगता है मैं तो बाइक पे भागता हूँ, कार चलाता हूँ, बस भी आती है, उसको पता ही नहीं कि उस समय क्या हालत थी। वो तो आज छोटे विषयों पर चला जाता है, लेकिन मूल विषय है कि कांग्रेस ने जहाँ पे 60-70 साल में सड़कें नहीं बनाई थी, हमने वहाँ सड़कें बनाई। और मैं आप सबके सामने इसलिए इस बात को रख रहा हूँ मित्रों, अगर निवेश आता है, ये 5 स्टार होटल बनते हैं, ये आपके एक्सप्रेसवे बनते हैं, ये तभी बनते हैं जब शांति होती है, जब दंगे नहीं होते, लोगों को अपना पैसा लगाकर लगता है कि उसका पैसा सुरक्षित है। और ये सुरक्षा का भाव किसी ने पहले गुजरात में, अब देश में दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। लेकिन अनुराग जी, ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और उन्होंने तो अपनी यात्रा ही इसी बात पर निकाली है कि देश में नफरत बढ़ रही है, घृणा बढ़ रही है, और बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जैसे चुनाव आएगा तो आप किसी मंदिर के बाहर खड़ा देखेंगे, फिर देखेंगे कि उसने जनेऊ भी पहन लिया है। इस बार तो नहीं दिख रहा। वैसे तो पिछला गुजरात का चुनाव आपने ठीक याद दिलाया, तो सोमनाथ मंदिर भी वो चले गए। लेकिन मित्रों, सोमनाथ मंदिर जब तोड़ा भी गया था, उसके बाद उसको दिव्य और भव्य किसी ने सोमनाथ मंदिर को बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। केदारनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य वहां पे बनाया तो मोदी जी ने बनाया। काशी विश्वनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाई तो मोदी जी ने बनाई। और अब अयोध्या धाम में दिव्य और भव्य राम मंदिर भी बनकर तैयार होगा तो नरेंद्र मोदी जी के ही समय होगा। ये सब मैं आपको कहता हूं। चलिए मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं। 8 साल मोदी जी की सरकार को हो गए जी। हमने कहा था हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। कांग्रेस के 10 साल उठा के देखो, 2004 से 14 तक 2G घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, एक के बाद दूसरा घोटाला इनकी सरकार में हुआ। हमारे 8 साल में कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा पाया। दूसरा, जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं तो 3 करोड़ 20 लाख लोगों को पक्के मकान बना कर दिए। किसी से जाति धर्म पूछा? नहीं पूछा। 12 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, किसी से जाति धर्म पूछा? नहीं पूछा। 13 करोड़ शौचालय बना कर दिए, जाति धर्म पूछा? नहीं पूछा। हर घर को नल से जल देने, किसी का जाति धर्म पूछा? नहीं पूछा। लेकिन इनके समय, कांग्रेस के समय, जाति धर्म संप्रदाय पर देश को बांट कर राज किया जाता था। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज अपनी मानसिकता कांग्रेस पार्टी को देकर गए थे। इन्होंने बांटो और राज करो इसी नीति पर काम किया है। आपने घोटालों का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि घोटाले तो तब पकड़ेंगे जब एजेंसी फ्री होगी। ईडी को आपने जेब में रखा है, सीबीआई को आपने जेब में रखा है, केवल विपक्ष के सांसद, उनके नेता, बड़े नेताओं को आप लोग टॉर्चर करते हैं, उनका आरोप यह है, परेशान करते हैं। देखिए, चलो मैं इस पे भी आ जाता हूँ। 8 साल हुए, क्या एक भी किसी भ्रष्टाचार का आरोप तथ्यों सहित किसी विपक्षी दल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया? मैं खुले मंच पे पूछ रहा हूं जी। मैं कोई 8 महीने की नहीं, 8 साल की बात कर रहा हूं।
अगर कहे तो आप नाम लीजिए और उस पर कार्रवाई ना हो तो मैं फिर बताइए। लेकिन जहां पर तथ्य सबूत हैं, नेशनल हेराल्ड से लेकर बोफोर्स घोटाले से जीप घोटाले तक, ये सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर है। और अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता आज बेल पर हैं, तो बेल पे क्यों हैं? क्योंकि सबूत हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, ईडी के दफ्तर में जाना पड़ता है। मैं चलिए आपके सामने पूछता हूं, क्या इस देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए? भाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो जांच एजेंसियां तो स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। बात ये थी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपको एक ही तरफ का भ्रष्टाचार दिखता है। भाई, दूसरे करते नहीं तो दिखेगा कैसे? आपका ये जबरदस्ती मत डलवा दो ना किसी के ऊपर। ठीक है। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर पूछूं, तो जो जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता की बात पहले कही जाती थी या सुप्रीम कोर्ट को जिस पर टिप्पणी करनी पड़ी, क्या अब वो स्थिति नहीं है? क्या नेता एजेंसियों पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं? निश्चित तौर पर नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी की कोई कुछ नहीं होता। अगर ऐसा ही होता तो बहुत पहले बहुत कुछ हो गया होता। इस देश में देखिए एक आदत पड़ गई है, अगर आप चुनाव हार जाओ तो आप इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ दो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दो। कांग्रेस सदा करती रही। जब ये राजस्थान में चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, पंजाब में इससे पहले चुनाव जीते थे, तब तो कांग्रेस ने कभी सवाल खड़े नहीं किए ईवीएम पर। लेकिन चुनाव हार जाएं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। नहीं, अब तो सवाल नया है। वो कह रहे हैं आप लोग विधायक खरीद लेते हैं। वो ईवीएम वाला पुराना आरोप हो गया। कौन खरीद रहे थे? विधायकों को खरीद लेते हैं आप। कौन? सरकारें तोड़ देते हैं हम लोग। यही आरोप है बीजेपी के ऊपर। अरे, कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है। देखिए, जिस पार्टी का ये हाल हो कि 2019 में राहुल गांधी जी अमेठी का चुनाव हारे, देश का चुनाव हारे, और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे नहीं रहूंगा। यही हुआ। इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल 3 साल तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाता है, तो राजनीति क्या करेगा? चुनाव क्या लड़ेंगे? इनके एक बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ने से पहले आरोप लगाया कि मैं राहुल गांधी जी से 3 महीने टाइम मांगता रहा, वो टाइम मिला नहीं, लेकिन जब मिला तो मेरे सामने बैठकर अपने कुत्ते को ज़्यादा प्यार करते रहे, मुझसे बात नहीं करते। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? समय तो राहुल गांधी जी को देना है, इनके पार्टी के नेताओं को, अपने नेताओं को देना है। क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? सुनवाई नहीं है जी। लेकिन एक इसके साथ साथ अब मैं वापस गुजरात पे आता हूं। अरविंद केजरीवाल बहुत फोकस कर रहे हैं और फोकस करके ये भी कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में बदलाव की बयार वो देख रहे हैं। जनता आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? एक और झूठ, एक और झूठ। झूठ पर झूठ बोलने का रिकॉर्ड किसी ने काम किया तो इसी आदमी ने किया है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और केजरीवाल जी की शुरुआत ही झूठ से हुई। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने लगे तो अन्ना हजारे जी को पकड़ कर लाए और मीडिया के सामने कहा मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा। आए कि नहीं आए? फिर बच्चों की कसम खाई, बेटियों की, मैं आए नहीं आऊंगा। फिर कसम खाई कि मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। एक नहीं 4-4 गाड़ियां इकट्ठी लेके चलते। फिर कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। दिल्ली की सुरक्षा तो ली, पंजाब सरकार की सुरक्षा भी ले ली। फिर कहा मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा। मकान क्या, इतनी बड़ी कोठी ली है कि स्विमिंग पूल 25 करोड़ का बीच में अपना नया बना कर लिया है। फिर वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए, कहा कि बस एक तरफा जीत होगी, खाता भी नहीं खुल पाया। उत्तराखंड में भी नहीं खुल पाया। मैं हिमाचल में था अभी, जहां पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी अपनी दुकान बंद करके हिमाचल से चले गए। गुजरात वाले भी जल्दी ताला लगा के भेज देंगे। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि अगर इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर बार बार लौट के हिंदुत्व के मसले पे क्यों आना पड़ता है? चुनाव से एन पहले एक कमेटी बना दी गई जो ये देखेगी कि कैसे समान नियम सबके लिए होने चाहिए।
बात तो ये हुई थी कि एक देश में एक कानून हो, लेकिन ये राज्यवार सिलसिला चुनाव से पहले क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, क्योंकि हर चुनाव में आप अपना संकल्प पत्र लेकर आते हो। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो संकल्प पत्र लेकर तो आती हैं या घोषणा पत्र लेकर आती हैं, लेकिन पूरा नहीं करती हैं। लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी संकल्प पत्र लेकर आती है उसको निभाने का हर संभव प्रयास करती है। हमने आज नहीं, पिछले 30 दशक से उठाकर देखिए, हमने कहा था हम दिल्ली में सत्ता में आएंगे, देश में सत्ता में आएंगे तो धारा 370-35A को हटाएंगे, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके दिखाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, धारा 370-35A को सदा सदा के लिए समाप्त किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने की। और ऐसे ही भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने का काम भी शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों में लागू करने का काम हमने शुरू किया है। मैं खुली चुनौती देता हूं कांग्रेस को, वो लागू करके दिखाए जहां पर उनकी सरकार है। वो क्यों नहीं करते? वो तो कह रहे हैं कि ये सब करके आप लोग दरअसल भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये आप लोग जोड़ने उल्टा का है। काम है। आप लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहते हैं, ऐसा क्यों? भाई, जिस यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग चली है, जिस यात्रा में विकास का विरोध करने वाले चले हैं, जिस यात्रा में गुजरात को अपमानित करने वाले चले हैं, आप सोचिए क्या वो भारत जोड़ने की सोच रख सकते हैं? ये तो इनकी सोच ही ये थी कि भारत तो कुछ राज्यों का एक समूह है, तो कभी भारत को एक देश के रूप में देखते नहीं थे कुछ लोग। तो उनके आर्टिकल पढ़िए, उनका इतिहास पढ़िए आप लोग। लेकिन वो तो कहते हैं भारत को कहाँ मानते हैं जी? हमारी सरकार में जोड़ा, वल्लभ भाई पटेल उनकी सरकार में गृह मंत्री थे। अरे, जिन्होंने सरदार पटेल जी को भुला दिया, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिन्होंने संविधान दिया उनको अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया, जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी देश भुला दे, जिन्होंने वीर सावरकर को भी अपमानित करने का काम किया, जो केवल एक परिवार तक सीमित हैं, वो पार्टी नहीं, वो परिवार तक ही सीमित है। उनके लिए देश भी महत्व नहीं रखता, उनके लिए केवल एक परिवार ही महत्व रखता है। इसलिए वो एक परिवार से शुरू होते हैं, एक परिवार पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए देश सबसे पहले, फिर पार्टी और अंत में स्वयं। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है। लेकिन अनुराग जी, वो वीर सावरकर की चिट्ठियां लेकर आ रहे हैं आजकल, अपनी यात्रा के दौरान चिट्ठियां दिखा रहे हैं कि ये माफ़ी मांगी थी वीर सावरकर ने। क्या ये मुद्दे गुजरात की जनता देख रही है? क्या ये इम्पैक्ट करेंगे? देखिए, जो भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इससे उनका जो भारत के प्रति ये भारत जोड़ो की बात यात्रा करने की बात करते हैं, साफ दिखता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये जो अर्बन नक्सलवादियों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, ये कभी देश को जोड़ने की बात नहीं कर सकते, सदा तोड़ने की बात ही करेंगे और तोड़ मरोड़ कर इतिहास को पेश करने का काम भी करेंगे। लेकिन आपके भी कुछ नेता हैं जो लीक से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, राहुल गांधी की दाढ़ी को सद्दाम हुसैन के लुक से कंपेयर कर देते हैं। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि ऐसा विचार जो कांग्रेस के नेता लेकर चल रहे हैं, जिनको कभी सरदार पटेल उन्होंने माना नहीं, जिन्होंने कभी भीमराव अंबेडकर जी को नहीं माना, जिन्होंने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी से लेकर बाकी अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज़ को नहीं माना, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उसको मनाने का काम करते हैं। पंच तीर्थ, जहाँ पर पांचों स्थान महत्वपूर्ण, चाहे दिल्ली का अलीपुर रोड हो, या फिर लंदन का उनका घर हो, या फिर मऊ पे हो, या उनकी दीक्षा और शिक्षा भूमि की बात हो, बॉम्बे में हो, इंदू मिल्स में, पांचों जमीनों को लेकर अंबेडकर जी का पंच तीर्थ बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम किया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी के जन्मदिन पर छुट्टी मनाने का काम भी और देश में उसको जोड़ा। तो कांग्रेस तो केवल एक परिवार तक सीमित थी।
हमने सरदार पटेल जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या की, बताइए। जी। क्योंकि मैं जैसे इसमें उठूंगा तो आप सबसे पहला मुझे मोमेंटो देंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का देंगे, क्योंकि देश का ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कहीं पर बनकर तैयार हुई तो हमारे गुजरात में हुई है, केवड़िया के एकता नगर में। केवड़िया के एकता नगर में देखिए जी, जो नहीं गया है गुजरात के लोग तो जाएं जाएं, देश भर के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। मैंने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की और यूथ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस यहां पर की। 2 दिन लगाने के बाद मुझे लगा कि मुझे कम से कम 4 दिन रुकना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरदार पटेल जी का जो व्यक्तित्व है वो उस प्रतिमा में दिखता है कि क्या उनकी सोच थी, कैसे एक आदमी ने उस समय जब भारत आज़ाद हुआ 553 रियासतों को एकजुट कर दिया। आज तो एक परिवार के 5 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है, 553 रियासतों को इकट्ठा करने की ताकत गुजरात के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल में ही थी। जी। अच्छा, मैं चूंकि शुरुआत टक्कर से हुई थी, गुजरात में तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से टक्कर है, लेकिन अगर मैं 2024 के संदर्भ में पूछूं, क्योंकि उसकी भी तैयारी होने लगी है, नड्डा जी बैठकें कर रहे हैं उसके सिलसिले में भी, तो सवाल यह है कि 2024 में राहुल गांधी को प्रतिद्वंदी मानते हैं या अरविंद केजरीवाल हैं या कोई तीसरा आप मानते हैं? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है। 2014 का चुनाव आया तो कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, किसी ने मोदी जी को नीच कह दिया, किसी ने चाय बेचने वाला कह दिया, और एक तरफ कांग्रेस के इतने घोटाले थे कि लाखों करोड़ की लूट हो चुकी थी। तो मीडिया के लोग भी कहते थे कहाँ भाजपा जीतेगी, इनके पास तो पैसा भी है, बहुत पुरानी पार्टी भी है, और मोदी जी पर तीखे हमले हो रहे थे। लेकिन देश की जनता ने, जो समझदार है, देश बेचने वाली कांग्रेस को हरा दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये 2014 में किया। 5 साल अच्छी सरकार चली तो 2019 में पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर फिर प्रधानमंत्री बना दिया। और ये तय 2000 कब किया था, 2017 में गुजरात की जनता ने तय कर दिया था फिर मोदी सरकार आएगी, और इस बार 2022 के चुनाव में गुजरात की जनता तय कर देगी 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक रिफ्लेक्शन होगा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप, चूंकि एक और स्टेट है जहां चुनाव हो चुका है और आपसे उसकी चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं? वहां भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही माना, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो आपने कहा बीच में लड़ाई छोड़कर भाग गई। इस बार क्या पिछले रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं? देखिए, वहाँ पर 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार का चलन बहुत वर्षों से है, लेकिन जो शानदार काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया और केंद्र का जो सहयोग मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है हम हिमाचल में तो सत्ता में आएंगे ही, गुजरात में भी उससे पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर हम सत्ता में आएंगे। और गुजरात में तो मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल का चुनाव अब तो हो चुका, और हिमाचल के लोग मोदी जी को इतना प्यार करते हैं। 1994 से लेकर 2001 तक मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे और हिमाचल के चप्पे चप्पे को जानते हैं। हिमाचल के लिए बहुत कुछ दिया भी मोदी जी ने, और हिमाचल के लोगों ने दिल खोलकर मोदी जी का समर्थन करेंगे। लोकसभा के चुनाव 2014 में हुए, 19 में हुए, चारों की चारों सीटें जिताई, और रिकॉर्ड मतों से देश में सबसे ज़्यादा वोट अगर कहीं पे मिला तो हिमाचल प्रदेश में, अगर परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में। तो मैं कह सकता हूँ मोदी जी का अपना घर जो गुजरात है और जो दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है, दोनों में ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात आपकी भूमिका को लेकर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि अनुराग ठाकुर मोदी जी के साथ कंफर्टेबल हैं उनकी कैबिनेट में, या आपके जो समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो ये भी चाहते हैं कि हिमाचल की कमान भी संभालें? ये आप चाह रहे हैं? बहुत से आपके चाहने वाले चाहते हैं। ये कभी किसी चैनल के मंच पर तय नहीं होता किसको कहाँ पे जिम्मेदारी निभानी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद तक पहुंच सकता है, और उसका जीते जाते उदाहरण हमारे आज तक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो प्रधानमंत्री पद तक अटल जी हों या फिर नरेंद्र भाई मोदी हों, इन सब ने एक कार्यकर्ता के रूप में यात्रा शुरू की और शीर्ष पद तक पहुंचे। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, और यही कारण है कि मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। देश में सबसे ज़्यादा सरकारें हैं, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा जिला परिषद के सदस्य, प्रधान से लेकर सब तक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अनुराग ठाकुर उनमें से एक कार्यकर्ता है जो कभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है, तो कभी 4 बार के सांसद हमीरपुर से होने की भूमिका निभाता है। तो पार्टी जो जिम्मेदारी देती है हम उसको निभाते हैं। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ बहुत खुश हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपने जीवन में इतना मेहनत करने वाले नेता बहुत कम देखे हैं और इतने फोकस नेता जिनको पता है कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है, क्या रास्ता अपनाना है, कैसे अपनी टीम से काम करवाना है। और यही कारण है हमारा भारत 2014 से 2022 के बीच में, जहां 14 में लोग कहते थे कि भारत का होगा क्या, भ्रष्टाचार से हालत खराब है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वही भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी भी कर रहा है, वही भारत आज दुनिया के पहले 5 अर्थव्यवस्थाओं में है, वही भारत आज, मेरा भारत जो है, नंबर 1 अर्थव्यवस्था भी बनने की दिशा में, जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था उसमें है। और यही नहीं, मेरा भारत अगर दुनिया भर में कुछ चल रहा हो तो उसके बड़े बड़े मंच पर मोदी जी को जो मान सम्मान मिलता है वो 140 करोड़ जनता जो पीछे खड़ी है उसके कारण पूरी दुनिया भर में मान सम्मान मिला है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। जी, बस लेकिन एक बात जो आपने धीरे से स्किप कर दी वो ये कि हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि अपनी मिट्टी की थोड़ी सी और सेवा करे, थोड़े और सेवा करे। तो हिमाचल की जिम्मेदारी मिलेगी तो अनुराग ठाकुर की तरफ से यस है? मैं बहुत खुश हूँ एक सांसद के रूप में अपने काम करने की जिम्मेदारी में, और मोदी जी से बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है जो जिम्मेदारी दी है देश के युवाओं के प्रति, खेल के प्रति, देश के सिनेमा के प्रति या फिर देश के मीडिया के प्रति, मैं आप सबसे एक छोटा सा उदाहरण, आपको अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह की, तो क्या लगता होगा वहाँ पे क्या पॉपुलर है? वहाँ आपका भारतीय सिनेमा इतना पॉपुलर है। अभी सेंट्रल एशिया के 4 देशों के 80 बच्चे आए, उन 80 युवाओं में से कम से कम 30 हिंदी बोलते थे, हिंदी गाने गाते थे, हिंदी गानों पर डांस कर रहे थे। तो आप कल्पना कीजिए आपके सिनेमा की ताकत क्या है कि वो हिंदी को भी बढ़ावा देता है, आपकी संस्कृति और कला को भी देश की दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल पहुंचाता है, उनके दिलो दिमाग पर राज भी करता है। और उन बच्चों ने जब मोदी एट 20 किताब अपने हाथ में पकड़ी तो इतने शौक के साथ उस फोटोग्राफ को खिंचवा रहे थे कि मानो कि वो व्यक्तिगत रूप से मोदी जी से मिल रहे हों। और सब ने कहा कि वो वापस भारत आना चाहते हैं, भारत देखना चाहते हैं। ये भारत की ताकत जो फिल्मों के माध्यम से हम वहाँ पहुँचाते हैं, ये बहुत अद्भुत है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमें अपनी भाषा पर और विश्वास होना चाहिए और हमें उसको और सम्मान देना चाहिए। और इसी तरह से ही जो मोदी जी ने भारत के रिश्ते दुनिया भर में इतने बढ़िया किए, नहीं तो लोग कहते थे इस देश में ऐसा होगा, उस देश में ऐसा होगा। आज दुनिया का कोई देश देख लीजिए, युद्ध में भी 2 देश हैं तो दोनों देश मोदी जी की बात बराबरी से सुनते हैं। ये शायद दुनिया भर के किसी और नेता की नहीं सुनते होंगे, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हो पाया है मेरे भाइयों। बस एक आखिरी प्रश्न आपसे, बहुत छोटा सा, जो आपने शुरुआत में कहा था कि भाजपा में सब मजामा, मैंने कहा था भाजपा ना राजमा, गुजरात मजामा। और ये लोग कहते हैं जी यहाँ के, मैं तो पूछता था केम शो करके कि क्या है सब, तो आगे से मजा में आता, लेकिन जैसे मीटिंग खत्म हो सब आके यही कहते। तो इसे ही दोहराने वाले हैं एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात बेबाकी से हमारे साथ जुड़कर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।